टॉपिक है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था आप लोगों को कि देखिए बॉडी का मोशन किस तरीके से होता है। एक बॉडी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है, हम उस पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, तो जो फ्रिक्शन है वो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स को बैलेंस कर लेता है और बॉडी मूव नहीं करती। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, आप देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो उसको बैलेंस करता जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है और अगर उसके बाद हम फोर्स को लगाएंगे तो वो उसको बैलेंस नहीं कर पाता है और बॉडी मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम फोर्स, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जिसके बाद बॉडी जस्ट मूव करना शुरू कर देगी, उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में यहां लिखूंगा द मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play when a body just begins to slide. Just begins to slide over the surface of another body. Is called limiting friction. ठीक है, जब बॉडी मोशन में आ जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद, तो वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है थोड़ी सी, और उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा आपने भी फील किया होगा कि कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको जब पुश करेंगे तो स्टार्टिंग में तो मूव नहीं करता है, फिर एक मैक्सिमम फोर्स के बाद मूव करना शुरू करता है, और फिर उसको हम लोग चाहे तो कम फोर्स लगा करके भी उसके मोशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखिए कौन कौन से लॉज हैं। फर्स्ट पॉइंट, the magnitude of limiting friction depends upon the nature of surface. Magnitude of limiting friction
डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस का कहने का क्या मतलब है? नेचर ऑफ सरफेस कहने का मतलब यह है रफनेस एंड स्मूथनेस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it does not depend upon size area of the surface. It does not depends upon size area of the surface. ठीक है। ये थोड़ी सी अजीब बात लग रही है नहीं? जैसे फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा है। जो फ्रिक्शन होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। The force of friction, third point, the force of friction is tangential to the surface in contact. ठीक है। जैसे कि हमारी ये बॉडी है, अभी हम लोग देखा था ना कि फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था ना, बिल्कुल सरफेस के अलोंग, तो यही तो टेंजेंशियल है। ठीक है, ये तो टेंजेंट के अलोंग है। फोर्थ पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस से ही दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं लिख देता हूं, मतलब है ये स्टैटिक ही, ये बात समझ रहे, स्टैटिक और काइनेटिक में अंतर समझना। ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है बस। लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। एफएस जो होता है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आता है म्यू एस। ठीक है, म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आपको मिल गया, इसको याद करिए, बहुत ज्यादा यूज होगा ये। म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, और इस म्यू एस को क्या बोलते हैं? इस म्यू एस को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा जो है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, इस चीज को हमेशा आप याद रखोगे।
ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी देखेंगे। आज तो बस लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी देखेंगे।